लास्ट एपिसोड में जब मैंने बता दिया कि एक अंडा और एक शुक्र जंतु लेके मशीन के ज़रिए हम उसे इक्सी करते हैं और वेलकम करें और वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस तैयार करते हैं। ये जो वर्ड आपने बताया है, ये क्या आसान प्रोसेस है या कुछ भूल वगैरह देना पड़ता है? हम इक्सी करने के बाद उस इंक्यूबेटर में, वो जो इंक्यूबेटर दिख रहा है जहाँ पे जी टेम्परेचर और CO2 कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, कैथेटर आ रहा है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट दिख रहा है हमें अभी, और इसके उसका थॉइंग और फिर से ये बच्चे कैसा डालने का उसका मैं प्रोसीजर आपको बता दूंगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका KGN हॉस्पिटल लातूर। यहाँ पे जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, डॉक्टर आमिर शेख जी ने कैसे बताया इक्सी के ज़रिए बच्चे की पैदाइश कैसी होती है, कैसे उनकी प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद बच्चे को यहाँ पे 48 आवर्स रखने के बाद उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, ये डॉक्टर आमिर शेख जी बताएंगे। तो इसके आगे डॉक्टर आमिर शेख जी बताएंगे। तो सर जी, इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है? नमस्ते। अभी तक हमने ये देखा है कि इक्सी के ज़रिए हम बच्चा कैसा तैयार करते हैं। जी, इक्सी के ज़रिए बच्चा तैयार करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट के, किसी कपल के अगर 10 बच्चे तैयार होते हैं तो मैक्सिमम हम 3 बच्चे उस औरत के पेट में डालते हैं। जी। और 3 बच्चे औरत के पेट में डालते हैं और बाकी 10 में से 3 अगर ये हुए तो अब बच गए 7। इस 7 का क्या करेंगे कि बहुत मेहनत से बच्चा किया है, बहुत एक्सपेंसिव से किया है, तो ये बच्चे हम फ्रीज करते हैं। जी, आज हम वो बता देंगे। मैंने पिछली बार एक प्रोसीजर बता दिया कि बच्चा ट्रांसफ़र कैसा किया जाता है। जी, राइट। तो वो अंडर USG गाइडेंस बच्चा ट्रांसफ़र किया जाता है, वो आपने देखा है। तो अब इसके बाद जो इंक्यूबेटर में बच्चे तैयार हुए हैं, समझो फॉर एग्जांपल 10 बच्चे तैयार हुए तो 3 ट्रांसफ़र किए और 7 बच गए। अब ये 7 जो बच गए बच्चे, इस बच्चों को हम फ्रीज करके रखते हैं। ये फ्रीज मतलब सिंपल फ्रीज नहीं है, जैसा कि अपने घर में फ्रीज रहता है तो उसका 0 टेम्परेचर रहता है। जी, ये हमारा फ्रीज होता है कि उसका -196 टेम्परेचर रहता है। जैसे कि कश्मीर के अंदर 0 टेम्परेचर होगा तो रोड बंद हो गई, ये बोलते हैं। हम तो उस 0 के भी आगे जो जैसा माइनस का क्षितिज बोलते हैं, वैसा उस क्षितिज की तरह हम -196 तक जाते हैं। अब ये -196 कैसा जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर कहेंगे, या अगर लोगों को, पेशेंट को समझने के लिए हम ये कहेंगे कि ये एक आर्टिफिशियल गर्भाशय है, माँ की बच्चेदानी है, ऐसा समझो। इस बच्चेदानी का काम ये होता है कि जैसा नेचुरल बच्चे के लिए माँ जो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो ज़रूरी चीज़ें माँ सप्लाई करती हैं, तो इस इंक्यूबेटर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इस इंक्यूबेटर में हम कुछ मीडिया डालते हैं, कुछ उसके गैसेस रहते हैं। इस गैसेस और मीडिया से एक प्रकार का उस बच्चे के लिए अनाज तैयार होता है, जो कि 48 to 72 आवर्स जब बच्चा रहेगा तो ये बच्चे को वहाँ पे ये इंक्यूबेटर फीड करता है। तो दिस इज़ नथिंग बट ये आर्टिफिशियल यूट्रस। अभी मैं आपको बताता हूँ ये यूट्रस होता कैसा है। ये इंक्यूबेटर है, आप देख सकेंगे, इधर से देख लो। तो इसके अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ये कंपार्टमेंट इसलिए होते हैं कि हर एक पेशेंट के बच्चे, अंडे या एम्ब्रियो या ओवम जो कुछ है, ये सब अलग अलग फ्रीज होता है। इसके ऊपर अलग अलग मार्किंग होती है। जैसा कि अभी परसों जो पिक्चर आया था वो कुछ मिक्सिंग या फिर ये वो ऐसा होता नहीं, पिक्चर था सो वो एक कॉमेडी थी। इसमें बहुत सारे मेडिको लीगल चीज़ें हम देखते हैं जिसकी वजह से एक पेट्री डिश के ऊपर जो नाम लिखा जाता है, तो उस नाम लिखने के कम से कम 4 विटनेस रहते हैं। 4 लोग साइन करने के बाद ही हम वो आगे प्रोसीड होते हैं। तो मेरा पेशेंट के लिए ये कहना है कि लोगों को जो गैर समझ होता है, टेस्ट ट्यूब में इसका अगर उसे हो गया, उसका इधर हो गया तो बच्चों में अदला बदली होगी, ऐसा कभी नहीं होता। और कभी ऐसा सोचना भी नहीं कि साइंस इतना एडवांस गया है कि ईच एंड एवरी, अब मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, क्रायोलैब के ऊपर भी हमारा उसका नॉमेनक्लेचर रहता है, उसके आइडेंटिटी हम आइडेंटिफाई करके ही करते हैं। जैसा कि बार कोडिंग के जैसा रहता है वैसा ही रहता है। अब ये इंक्यूबेटर के अंदर जब बच्चे तैयार होते हैं 48 to 72 आवर्स में, तो हम ये पेट्री डिश में लेते हैं, ये पेट्री डिश में से निकालते हैं और इसमें से ये एम्ब्रियो कितने तैयार हो गए हैं, तो इससे तैयार होने के बाद
इसे हम इक्सी मशीन पर देखते हैं। ये इक्सी मशीन होती है। इस इक्सी मशीन के ऊपर देखने के बाद यहाँ पे हमारा मॉनिटर है। आप जो पीछे देख रहे हैं ये इक्सी मशीन पे है। इसमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन होता है और इस मैग्नीफाइड व्यू में हम उस मॉनिटर पे देखते हैं। मैं भी देखता हूँ, मेरा पेशेंट भी देखता है, मेरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी देखता है। इस मॉनिटर पे उसी वक्त हम पेशेंट को बताते हैं कि आपके इतने बच्चे तैयार हुए हैं, और उसमें के फिर इसमें के जो भी हम बच्चे हैं तो इसमें के जो बेस्ट है वो 3 सेलेक्ट करते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो एक ही बच्चा डालते हैं, लेकिन इंडिया में जैसा कि कॉस्ट इफेक्टिव होना और कभी कभी फेल न जाए इसलिए हम 3 बच्चे डालते हैं। कभी ट्विंस हो गए तो हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि एक पे एक फ्री ऐसा लगता है लोगों को और लोग खुश होते हैं, लेकिन ऐसा फॉरेन में नहीं है। फॉरेन में अगर वो एक बोलते हैं तो एक ही डालना पड़ता है। लेकिन हमारे पास डॉक्टर को पेशेंट भगवान मानता है, जो डॉक्टर बोलते हैं वो सुनते हैं। आप भले ही हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया हो, लेकिन अभी भी पेशेंट का डॉक्टर का विश्वास बहुत अच्छा है, तो डॉक्टर जो कहता है वो मानते भी हैं। लेकिन हम इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाते कभी। जो साइंटिफिक नॉलेज है वही साइंटिफिक नॉलेज हम पेशेंट को जो समझ में आए ऐसे इसमें हम उनको समझा देते हैं। और तुम्हारे लिए इतने 3 बच्चे डालना बेनिफिशियल है, या बच्चे यूट्रस की कैपेसिटी बहुत कम होंगी तो हम वैसे पेशेंट में सिर्फ 2 भी डालते हैं और कभी कभी सिंगल भी डालते हैं, और जिसकी वजह से पहले बारी में सक्सेस हो। मैंने इससे पहले बताया है आपको कि सक्सेस रेट जो है कि 30 to 40% है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेट 60 to 80% के बीच में होता है। तो हम उसकी वजह यह है कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन हम ऑनेस्टली करते हैं, पेशेंट को उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट देते हैं और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अब इसके आगे की बात बोलता हूँ मैं। इस 3 बच्चे डालने के बाद जो 7 बच्चे बचेंगे तो अब उसका क्या किया जाए जी। क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये बहुत प्रेशियस बच्चे हैं हमारे लिए। आप लोगों को वो दिखेंगे नहीं, हमारे माइक्रोस्कोप में हमारे को दिखते हैं। तो इस प्रेशियस बच्चे को हम वेस्ट नहीं करते, हम इसे फ्रीज करते हैं, और इसी फ्रीजिंग की वजह से हम नेक्स्ट चांस भी दे सकते हैं, या फिर उसे फ्रीजिंग करके 10-10 साल तक भी रख सकते हैं। अभी मैं इसके बाद आपको फ्रीजिंग के प्रोसेस बताता हूँ। फ्रीजिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि हम व्हाट इज़ फ्रीजिंग। अभी फ्रीजिंग जो है कि फ्रीजिंग बोले तो जनरल कॉमन टर्म में 0 टेम्परेचर तक लाना। हम 0 टेम्परेचर तक नहीं, उसे -196 टेम्परेचर तक ले जाते हैं फ्रीजिंग में रखना बोले तो। लेकिन इससे पहले अगर कोई भी चीज़ फ्रीज करे, आपने देखा होगा कि पानी अगर फ्रीज की है तो उसका क्रिस्टल तैयार हो जाता है और क्रिस्टल ब्रेक भी हो सकता है। वैसे ही हम अगर बच्चे फ्रीज करेंगे तो क्रिस्टल के जैसे हो जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि वो सेल जैसे कि वैसे उसके ओरिजिनल स्थिति में रहे, और जब हमको फिर से उससे बच्चा तैयार करना है तो वो फिर से वो नॉर्मल स्थिति में आए। तो अब इसके लिए हम फ्रीजिंग करते वक्त हम क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट मतलब क्रायो मीन्स ठंडा करना। ठंडा करते वक्त उस सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, और उस सेल को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है उस सेल में का पानी निकाल लेते हैं, वाटर उसमें का एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो वाटर निकालते वक्त उसी वक्त क्रायो प्रोटेक्टेंट उसके अंदर एंटर होता है उस बच्चे के अंदर, तो पानी निकल जाता है और क्रायो प्रोटेक्टेंट रहता है। और इसके बाद हम फ्रीज करेंगे। इस फ्रीजिंग का टेम्परेचर -196 रहता है, और ये इस लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए करते हैं। इस -196 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी ये बच्चे में क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता, जैसा बर्फ का जैसा कि पानी का बर्फ इज ए क्रिस्टल, तो क्रिस्टल तैयार नहीं होता, लेकिन इसमें एक कोलाइड फॉर्म होता है। कोलाइड बोले तो ये ऐसी स्थिति है, द्रव भी नहीं और सॉलिड भी नहीं, ये एक कोलाइड स्टेट बोले तो ग्लास के जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है, और वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, ग्लास के जैसा होता है, जिसका क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता, लेकिन उसके अंदर सजीव के लक्षण भी रहते हैं, निर्जीव के भी लक्षण रहते हैं, और ये दोनों लक्षण रहते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, एक पेशी के जो डिफरेंट पार्ट न्यूक्लियस हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, ये जैसा का वैसा प्रिजर्व होता है। तो अब इस प्रिजर्वेशन के एक्चुअल प्रोसेस मैं बताता हूँ, अब मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये दोनों भी ये बता देंगे। हम क्या करते हैं कि जो भी सेल बेबी है, वो बेबी को हम इसके ज़रिए पिपेट के ज़रिए लेते हैं। पिपेट के ज़रिए लेकर दिस इज कॉल्ड एज क्रायो लैक। ये लॉक होता है, ये क्रायो लॉक है।
तो ये इसका कवर है। इट इज़ जस्ट लाइक ए पेन। इसके अंदर यहाँ बच्चा रखा जाता है। आप नज़दीक से इसे फोकस करेंगे, ये जो ब्लैक दिखता है यहाँ पे बच्चा रहता है, और इस बच्चे कितने बच्चे हैं वो हम उस पर रखते हैं, और रखने के बाद इसे हम क्लोज करते हैं। जैसे कि पहले बच्चे को हम क्रायो प्रोटेक्टेंट में रखें, उसका एक डिफरेंट ये होता है, 10 से 15 मिनट तक उस क्रायो प्रोटेक्टेंट में रखते हैं, और क्रायो प्रोटेक्टेंट में रखने के बाद इसे हम ये क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इसका यहाँ पे भी नाम रहता है, यहाँ पे भी रहता है, 4 जगह नाम रहता है, यहाँ तक कि इसके ढक्कन के ऊपर भी नाम रहता है, इस पर भी नाम लिखते हैं ताकि कभी मिसप्लेस ना हो। क्यों, तो अब इतने बच्चे हम फ्रीज करके रखेंगे तो किसका बच्चा कहाँ ये मालूम होगा, तो ये हम इसे क्रायो प्रोटेक्टेंट बोलते हैं। और इसके बाद फोर्सेप दे देते। इसके बाद इस ट्यूब को हम इसमें फिल कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो दिस इज लिक्विड नाइट्रोजन। इस लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से, इस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर अभी -196 है। दिस लिक्विड नाइट्रोजन इज बॉइलिंग एट रूम टेम्परेचर। अब किसी भी चीज को बॉईल करना है तो आपने को गर्म करना पड़ता है, क्यों, तो किसी का भी बॉइलिंग टेम्परेचर अपने वाटर का 100 रहता है, 100 टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होता है। लेकिन ये -196 पे ये नॉर्मल रहेगा। -196 के अगर दूसरा आ गया तो इसके लिए जो वाटर के लिए जैसा 100 टेम्परेचर है, तो इसके लिए 196 टेम्परेचर से हम गर्म करने जैसा है। रूम टेम्परेचर को भी रूम टेम्परेचर पे रखा है बोल तो हमने उसे आग लगा दिया है नीचे से, तो दिस इज बॉइलिंग, इसलिए इसके वेपर्स आ रहे हैं। अब इसके बाद हम निकाल देते हैं, इसका एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, उसके बाद इस फोर्सेप्स से पकड़ के निकाल देते हैं और इसे हम कैनिस्टर में रखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैनिस्टर। ये ऑलरेडी हमारे पास जो है ये पहले के फ्रीज किए वाले हैं, ये कैनिस्टर निकाल देते हैं और इस कैनिस्टर में इसे हम अंदर ड्रॉप कर देते हैं। ये ड्रॉप कर दिया और ये ड्रॉप करने के बाद हम इसी को उठा के, इसमें भी लिक्विड नाइट्रोजन है, इस लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसे डिप करते हैं। अभी डिप करने के बाद फिर से वेपर्स आने शुरू हो जाएंगे। ये हो गया डिप, ये फिर से वेपर आने शुरू हो गए। अब इस लिक्विड नाइट्रोजन का ये वेपराइज होने की वजह से ये डेली कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो इसके वेपर की क्वांटिटी मेंटेन रखने के लिए हम इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ हाउ वी आर टॉप ऑफिंग द दिस लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन उतना ही नहीं रहता, तो ये हर रोज़ लॉस होता है, तो उसे हम फिर से टॉप ऑफ करते हैं। ये लिक्विड नाइट्रोजन हमेशा, इसे हम लिक्विड नाइट्रोजन को डालते हैं, ये टॉप अप कर रहे हैं। अब वीक में हम 1 या 2 बार इसे टॉप अप करते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्रायोलॉक है वो हमेशा उस लिक्विड नाइट्रोजन में डीप रहे या डूबा हुआ रहे, वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज ना हो, और इसके वजह से ये टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब दूसरी बात है, इसमें 2 टाइप्स हैं, एक स्लो फ्रीजिंग और फास्ट फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग और उसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं। और अभी विट्रिफिकेशन जो आया है, अभी जो हम मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हैं वो विट्रिफिकेशन है। विट्रिफिकेशन का ये फ़ायदा है कि इसमें सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, और दूसरी बात इसके साथ साथ सक्सेस रेट के साथ साथ ये बहुत दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ये प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्या है, जैसा कि एक बार बच्चा हो गया, एक कपल को फॉर एग्जांपल हमने 3 बच्चे डाले, 10 बच्चे तैयार हो गए थे, 7 बच्चे हमने यहाँ पे फ्रीज करके रखे। उस औरत को जिसके 3 बच्चे डाले थे, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वेल एंड गुड, खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है। अगर प्रेग्नेंट नहीं होती, वो फेल जाता है, तो यही बच्चे निकाल के हम दूसरी बार फिर इस वक्त जो पहले कॉस्ट थी उसके 1/4 कॉस्ट में हम यही जस्ट बच्चे निकालना है और वो बच्चे उसमें डाल देते हैं। तो अगर टेस्ट बेबी फेल हो जाए तो दूसरी वक्त टेस्ट बेबी करने को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अब इसका मॉडर्न तरीके में और लोगों ने इसका अलग अलग फ़ायदा उठाने शुरू किया इस क्रायो प्रिजर्वेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल ये प्रिजर्वेशन, अब जैसा हमने एम्ब्रियो प्रिजर्व किया है वैसा ही हम सीमेन भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्रजंतु भी फ्रीज कर सकते हैं और उनके अंडे भी फ्रीज कर सकते हैं। बच्चे तैयार करने के पहले अलग अलग गैमेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी हीरोइन को
अपने को उसका करियर है, अभी 20 साल की उम्र में करियर बहुत अच्छा है और उसे अभी बच्चे करना नहीं है, तो वो अपने अंडे फ्रीज करके रख सकती है। या फिर उसका डिसाइडेड है, ये बॉयफ्रेंड है, उसके स्पर्म्स लेके और अपने अंडे लेके उसका बच्चा भी तैयार करके रख सकती है वो। और जैसा करियर में सेटल होने के बाद 10 साल के बाद बच्चा चाहिए, तो 10 साल के बाद आके यही बच्चा निकाल के सीधा उसमें डाल दिए तो हम उससे बच्चा तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, इसका फ़ायदा और एक है कि जनरली अभी जो एक बच्चे पे या 2 बच्चे पे बहुत सारे लोग ऑपरेशन कर देते हैं, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन। हमारे पास अभी तक कम से कम 10-15 ऐसे केसेस हो चुके हैं जिन्होंने एक बच्चे पे ये किया था, स्टॉप किया था और टेस्ट बेबी से किया था, और उनका अगर बेबी है तो नेक्स्ट टाइम हम 10 साल के बाद अगर किसी अनफॉर्चुनेट घटना में बेबी का डेथ होता है तो वैसे वक्त यही बच्चे निकाल के अपन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि 30 साल तक अंडे और शुक्रजन तो अच्छे रहते हैं किसी भी इंसान के, तो फर्टिलिटी पोटेंशियल जो है 30 साल तक बहुत अच्छा रहता है। और बुढ़ापे में जब किसी का बच्चा एक्सपायर हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, तो उस वक्त भी हम अगर उनके बच्चे हमारे पास हैं तो हम ऐसा करते हैं। पिछली बार हमारे बीड़ का एक पेशेंट था जिसका एक बच्चा ट्रैक्टर से गिरने के बाद मर गया था, तो हमने उसे यहाँ बच्चा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसे लड़का हो गया। तो एट द एज ऑफ द 55 उनका खुद का बच्चा, खुद का जेनेटिक मटेरियल का बच्चा हम तैयार कर सकें। तो साइंस ने ये आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि किसी दुर्घटना के ऊपर मात भी कर सकते हैं और लोगों को जो दुख में हैं उनको फिर से हम खुशियाँ दे सकते हैं। जी, जैसे कि आपने देखा, पूरी प्रोसेस आपने देखी। जैसे कि मैं इसे बेबी फ्रिज कहूँगा, सर ने इसे गर्भाशय कहा था, मैं इसे बेबी फ्रीज कहूँगा। इसके बाद जैसे हम 196 डिग्री में डालते हैं, माइनस 196 डिग्री में डालते हैं, और किस तरह बच्चे सेफ एंड सिक्योर रहते हैं टिल 30 ईयर्स, 30 साल तक यहाँ पे, राइट सर? 10 साल तक तो अभी तक रिकॉर्ड है, ओके। बहुत दिनों तक भी रख सकते हैं। ओके, मैंने 30 साल तक ये कहा कि 30 साल की उम्र तक अपने को अच्छे बच्चे हो सकते हैं, राइट। तो अपने 30 साल की उम्र तक उस बच्चा फ्रीज करके रख देने का, और 60 साल की उम्र में भी करेंगे तो हमारे 30 साल की उम्र का बच्चा इसमें रहेगा। जी, तो साइंस कितना आगे जा चुका है ये आपने देखा, और इस तरह पूरी प्रोसेस होती है। और ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे की प्रोसेस भी सर बताएंगे। तो हम जाते हैं डॉक्टर आमिर शेख जी के पास। टेस्ट बेबी का चलाने वाला तो मैं हूँ, आई एम द होल ओनर, लेकिन टेस्ट बेबी के हर स्टेप के अंदर मेरे स्टाफ का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है जी। तो कोई भी काम, कोई भी सक्सेस, कोई भी निर्मिति या क्रिएशन सिर्फ अकेले इंसान से नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जैसा कि मेरे ये 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, ये मेरा असिस्टेंट है, मेरा भाई है, और ये मेरी बेटी है जो अब ये भी डॉक्टर हो रही है। तो ये लोगों का भी योगदान है, और जिसकी वजह से ये हमारे हॉस्पिटल का सक्सेस रेट जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह नियर अबाउट पिछली बार तो 78.5% तक हुआ है। हमारा एम ये होता है कि हमारे पास जो आने वाला है, जो भी दुखी या दर्दी या फिर जिसको कुछ गम हुआ है, ऐसे लोगों को खुशी देना ये हमारा हॉबी है। हम इसे नॉट लाइक ये कमर्शियल बोल कर नहीं करते हैं, हम इसे लोगों को खुश रखने का एक ज़रिया या फिर उनके ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का एक ज़रिया बोल के हम काम करते हैं। इसलिए कभी भी इस वीडियो को भी इस नज़र से ना देखें कि हमने ये कमर्शियल बनाया है। कि मेरे डॉक्टर्स हैं, मेरे छोटे जो यंग जनरेशन है, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले, उनको IVF में इंटरेस्ट डेवलप हो, और समाज के काम में ये नए जनरेशन जो डॉक्टरों की जनरेशन है वो समाज के काम में आए, और वो एक क्रिएटिव सोच हो, और इस क्रिएटिव सोच के साथ मेरा इंडिया भी अद्भुत इंडिया हो और मेरा इंडिया भी महान हो, ऐसे मेरे ख्यालात हैं।